तो आज हम प्रकाश चैप्टर का तीसरा पार्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं। पिछला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, आभासी किसे कहेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे प्रकाश की किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, असमांतर और असंतृप्त किरण पुंज किसे कहते हैं। यानी एक तरह से किरण पुंज का ये तीनों प्रकार है, इस पर भी हम लोग डीप स्टडी करेंगे। फिर हम लोग गोल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे सर ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, द्वारक किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, आवर्धन किसे कहते हैं, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है अगला वीडियो हम लोग जो भी कंटेंट बनाएंगे आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर पिछला पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है और समझा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, दर्पण और दर्पण के प्रकार। ठीक है, और इस मतलब जो पार्ट में हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में फिर से हम लोग जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है सर? सर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आपको लिखना है, समझना है इस तरह से कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी चिकने चमकीले सतह पर टकराती है या किसी भी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। सर किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे सर? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। क्या है सर? एक आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन क्या होगा सर? 45 डिग्री होगा। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होगा। ठीक है सर, किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार के समझने में दिक्कत? और एक चीज़ सर, प्रकाश के परावर्तन के बाद तीव्रता और आयाम कम हो जाती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या होगी? वो नहीं बदलेगी। ठीक है, तीव्रता आयाम कम हो जाएगी लेकिन तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये सब बातों को ध्यान रखना है, आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहेंगे सर। प्रतिबिंब किसे कहेंगे, एक जस्ट एग्जांपल लेंगे सर। प्रतिबिंब किसे कहेंगे? एक आप मिरर के सामने यानी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। आप जो हैं वस्तु हो गए, आप क्या हो गए? वस्तु हो गए, यानी ऑब्जेक्ट हो गए। और जो आपको दर्पण में दिखेगा वो आपका क्या है सर? प्रतिबिंब है। वो क्या है सर? आपका प्रतिबिंब है। तो इसको डिफिनेशन में किस तरह लिखेंगे? जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहेंगे सर? प्रतिबिंब कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के। क्या क्या सर? वास्तविक और आभासी। अब समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलेगी, यानी कि वास्तव में जो मिलेगी उसे हम लोग कहेंगे वास्तव प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या होगा सर? हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा सर? हमेशा उल्टा होगा। ये डिफिनेशन नहीं पूछ सकता लेकिन ये जरूर पूछ सकता है। अब समझेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें? प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी अन्य बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें आपको प्रतीत होगी, जिसे क्या कहेंगे सर? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा सीधा होगा। इसको भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है सर? ट्रिक भी हम आपको देंगे। आभासी के लास्ट में क्या है सर? सी। सी माने सीधा। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा सर? लास्ट में क्या है? सी। सी माने सीधा। वास्तविक उल्टा। क्लियर कर, दो गो होता ही है। जब एक सीधा होगा तो एक दूसरा क्या होगा? उल्टा होगा। आभासी का लास्ट पकड़िए, क्या होगा सर? सी। सी मतलब सीधा, वास्तविक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश किरण क्या है। क्या समझेंगे सर? प्रकाश किरण क्या है? तो
तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टॉर्च हमारे पास है, टॉर्च को जब हम लाइट ऑन करते हैं तो टॉर्च का जो किरण निकलता है वो सीधा निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे सर, प्रकाश किरण कहेंगे। डिफिनेशन किस तरह लिखेंगे, किसी दीप्त वस्तु से निकलकर प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, जिस पथ पर गमन करती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। इसका एक प्रॉपर्टी हम लोग जो है आपको बता चुके हैं। प्रकाश किरण क्या होती है सर, प्रकाश किरण हमेशा जो है वो सीधे रेखा पर गमन करती है। इंग्लिश छात्रों के लिए ये लाइट का क्या प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज फॉलो अ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन का प्रॉपर्टी यही होता है सर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रकाश की किरण को कभी अलग नहीं कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये आप जो है प्रैक्टिकली देख सकते हैं, प्रकाश किरण को कभी हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है सर। ठीक है, यानी सर किरण के समूह को, प्रकाश की किरण के समूह को, ठीक है, कि प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, आप किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज क्या है कि जब प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होगी, जब प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होगी उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। संतृप्त किरण पुंज किसे कहेंगे सर, जिस किरण पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलेगी। ठीक है, किसी एक बिंदु पर जाकर मिलेगी। यानी सर हम लोग देखते हैं कि जब गाड़ी का जो बाइक का हेडलाइट होता है उसमें से जब लाइट निकलती है रात के समय, आप गौर कीजिएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से सोर्स रहता है। ठीक है, यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो रोड का किसी एक बिंदु पर जाके वो मिलती है। ठीक है, तो सर इस तरह का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो संतृप्त किरण पुंज क्या कहेंगे, जो है जब प्रकाश की किरण पुंज किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती है। ठीक है, और असंतृप्त किसे कहते हैं कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती है, मतलब ये हेडलाइट है, यहाँ से निकलकर आगे फैल रही है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, असंतृप्त। ठीक है, जो फैलेगी आगे जाकर फैलेगी, एक पॉइंट से निकल कर फैल रही है, और जो एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है, जो एक पॉइंट में मिल रही है उसे संतृप्त, और जो फैल रही है उसे असंतृप्त। ठीक है, यानी सर जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, हम लोग संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट मतलब कि संतृप्त। ठीक है, यानी कि जब हम लोग मिलते हैं, जब एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं, जैसे हम लोग 4-5 फ्रेंड जो है जब कभी एक जगह मिलते हैं तो हम क्या सब संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो गए, यानी एक बिंदु पर मिले हैं सर तो क्या होगा, संतृप्त हो गए। और जब हमारे सभी मित्र जो है चलते अपना अपना शाम को जब घर जाते हैं तो हम लोग क्या हो गए सर, असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट हो गया मतलब असंतृप्त, मतलब हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट से निकल कर जो है हम लोग अपना अपना घर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हम लोग असंतुष्ट हो गए, यानी असंतृप्त किरण पुंज हो गया। ये समझ गए सर, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, हम फिर से और बढ़िया प्रयास करेंगे आपको समझाने का। सर अब हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कुछ महत्वपूर्ण नाम के बारे में, कि ध्रुव किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, द्वारक जैसे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर आज जो हम कंसेप्ट बताने वाले हैं इसके बाद आप जीवन में जो है इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं। इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग डायग्राम समझेंगे। इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर डायग्राम समझेंगे। डिफिनेशन पर लिख के कह देंगे कि आपको याद नहीं होगा, डायग्राम से 200% याद होगा। तो सर ध्रुव किसे कहेंगे, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। भगवान कसम याद नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक डायग्राम लेंगे। तो चलिए समझते हैं। हमने कहा सर ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव की क्या डिफिनेशन है कि जब मतलब कि परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, सर ये परावर्तक सतह है, ये एक दर्पण मान लिए, ये एक परावर्तक सतह हो गया, इसका मध्य बिंदु क्या है सर, ये है, इसको क्या कहेंगे सर, पोल कहेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे सर, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, किसी परावर्तक सतह यानी किसी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक सतह है, इसका मध्य बिंदु क्या कहेंगे सर, मतलब पोल कहेंगे, यानी ध्रुव कहेंगे। आप समझते हैं वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से समझेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं ये गोलीय दर्पण है तो ये गोल होगा, इसको गोल किया जाए सर, इसको गोल कहेंगे, गोल कर दिया। आप बढ़िया समझिए, कभी नहीं भूलेंगे। अब किसी गोलीय दर्पण एक खोखला गोला का भाग है, सही में इसको मिला देंगे तो कोई गोला हो जाएगा। अब इस गोले का जो मध्य बिंदु है यानी सेंटर है यानी केंद्र है, इसको कहेंगे सर वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र, इंग्लिश भाषा के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद कर्वेचर लिखे देते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव किसे कहेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। अब
जो है वक्रता केंद्र किसे कहेंगे ना, ये गोलीय दर्पण जो है जिसे खोखला गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। अब सर वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे सर ना, आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे सर, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यहाँ तक क्लियर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, खाली समझते जाइए, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये काल्पनिक जो रेखा है, ये काल्पनिक जो रेखा है उसे क्या कहेंगे, उसे मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ से आपको कितना चीज़ समझ में आ गया, 1 2 3 4, 4 चीज़ क्लियर हो गया। आप समझेंगे मुख्य फोकस किसे कहेंगे, तो सर ये परावर्तक सतह है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य समझ गए। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आप समझते हैं ध्रुव किसे कहेंगे, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब समझते हैं कि मुख्य फोकस किसे कहेंगे। मुख्य फोकस सर जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद किसी मुख्य अक्ष किसी बिंदु से होकर गुजरती है। जब प्रकाश की किरणें अनंत से आएगी और दर्पण से टकराने के बाद यहाँ टकराएगी, जाके मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है, मुख्य फोकस कहेंगे। दर्पण का मुख्य फोकस क्या है सर, तो जब प्रकाश की किरणें अनंत से या कहीं से भी आएगी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु से अगर गुजरेगी उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। फोकस दूरी किसे कहेंगे, आप फोकस दूरी समझते हैं, तो मुख्य अक्ष मतलब सॉरी मुख्य नहीं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब द्वारक किसे कहेंगे, तो डायमीटर मतलब ये दर्पण का जो है डायमीटर है, परावर्तक सतह जो है इसका डायमीटर जो होगा यानी इसका जो व्यास होगा उसे क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। यानी किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास, यानी यहाँ से यहाँ, इसको क्या कहेंगे, द्वारक, इंग्लिश में अपर्चर, ठीक है, अपर्चर कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग सातों टर्म समझ लिए। अब फिर से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग ध्रुव किसे कहेंगे, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे यानी पोल कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो ये परावर्तक सतह है, गोलीय दर्पण किसी खोखला गोला का भाग होता है, कोई गोला का भाग होगा, इसको जब मिलाएंगे इस तरह करके तो ये गोला बन जाएगा। इसका जो है आपका केंद्र होगा उसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब वक्रता केंद्र और आपका ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या भी हो गया, वक्रता केंद्र का पोल भी हो गया। आप समझते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अब मुख्य फोकस समझते हैं, तो ऐसा रहेगा। तो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अगर गुजरेगी, दर्पण से आने वाले अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। द्वारक किसे कहेंगे, इसके डायमीटर को द्वारक कहेंगे, यानी दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास को हम लोग द्वारक कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। वही डिफिनेशन में लिखे हैं। ध्रुव किसे कहेंगे, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं सर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र इस तरह से भी कह सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य फोकस किसे कहेंगे सर, किसी गोलीय दर्पण
कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी, अनंत से या किसी भी दर्पण से, किसी भी मतलब कि कहीं से भी आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, अब फोकस दूरी क्या है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी हमेशा रखना है कि जो भी काउंट होगा वो हमेशा ध्रुव से काउंट होगा। अगर वक्रता त्रिज्या काउंट होगा तो ध्रुव से काउंट होगा, अगर फोकस दूरी काउंट होगा तो ध्रुव से काउंट होगा। अगर बोलेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है सर, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। और अगर बोलेगा फोकस दूरी तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। त्वरक किसे कहते हैं? किसी गोल दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास, किसी गोल दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास। ठीक है, किसी गोल दर्पण, कोई भी गोल दर्पण है, इसका जो ये परावर्तक सतह है, इसका जो व्यास है, इसको क्या कहेंगे? हम लोग द्वारक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद समझते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से क्या संबंध है। एफ इक्वल्स टू आर बाई टू होता है। एफ इक्वल्स क्या होता है? आर बाई टू। मतलब कि फोकस दूरी जो है क्या होगा? वक्रता त्रिज्या का आधा होगा सर। फोकस दूरी क्या होगा? वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, यानी जो फोकस दूरी होगा वक्रता त्रिज्या का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, अब दर्पण सूत्र समझते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे u क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव क्यों होगा ये भी समझाएंगे जब हम आपको डायग्राम से समझाएंगे तब, यानी इसके अगले वीडियो में। ठीक है, तो हम आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखिए, एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे। आवर्धन किसे कहेंगे? गोल दर्पण में प्रतिबिंब, उतना छोड़िए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। ठीक है, यानी कि m = h'/h। h' क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है? वस्तु की ऊंचाई, यानी -v/u। यानी ये भी हम लोग लिख सकते हैं h'/h = -v/u। आवर्धन किसे कहेंगे? मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। ठीक है, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। और वक्रता केंद्र त्रिज्या में क्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? f = r/2। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? f = r/2, यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। सर ये हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो हम लोग समझेंगे डायग्राम से कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस प्रकार से बनता है, उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो आज हमको यही तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।